हेलो स्टूडेंट्स, डीएस साइंस एकेडमी से मैं हूं फिजिक्स फैकल्टी सुशील पाल और चलते हैं MT1 सॉल्यूशन में जो टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है। तो आइए ज़्यादा बात न करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ML, T एंड C इज गिवन एज। तो देखिए ज़रा क्या हो जाएगा सोल्यूशन इसका। F इज इक्वल टू QVV लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से B इज इक्वल टू हो गया F अपॉन QV, वैल्यू रख देते हैं MLT-2 हो जाएगा ये फोर्स का, और Q के लिए C और V के लिए लिख देते हैं LT-1। जरा देखिए B क्या आ गया। यहाँ से सबसे पहले M है यहाँ पर, और L कैंसिल हो गया, T-1 और C-1। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, B करेक्ट हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द रिलेशन P is equal to alpha by beta e to the power minus alpha z by k theta. P is the pressure, Z is the distance, K is Boltzmann constant and theta is the temperature. The dimensions of beta will be। तो चलिए जरा देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका डायमेंशन यहाँ पर 0 रहेगा, m0 L0 T0 बोल सकते हैं, और इसलिए अल्फा z इज इक्वल टू k थीटा, और k थीटा का मतलब है एनर्जी, तो ये एनर्जी का डायमेंशन होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू अगर निकालूं तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा k थीटा बाई z। ठीक है, नाउ यहाँ पर P इज इक्वल टू डायमेंशनली देखें तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा बाई बीटा, और यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू लिखूं तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बाई P, और अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी ये है हमारे पास, तो बीटा इज इक्वल टू k थीटा अपॉन ZP। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस x। F इज इक्वल टू A sin CT प्लस B cos DX। तो आप जानते हैं यहाँ पर CT और DX। तो सोल्यूशन जरा देखिए यहाँ पर। CT इज इक्वल टू DX, और इस तरह से C बाई D इज इक्वल टू हो गया हमारे पास x बाई टी। तो ये हो गया LT-1। ठीक है, और इसी तरह से A और B की, अगर A बाई B की बात करें यहाँ पर A अपॉन B, ये फोर्स है तो ये भी A भी फोर्स हो गया, B भी फोर्स हो गया, तो A बाई B डायमेंशन लेस वैल्यू हो गई M0 L0 T0, और इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया M0 L0 T0। केवल 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास C। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन रूट ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर ए टू द पावर 1 साइन इनवर्स दिस। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, एंड x इज इक्वल टू हो गया आपका a। तो A का तो डायमेंशन हमारे पास L ऑलरेडी है, और यहाँ से नाउ, और यहाँ पर x dx, और ये रूट x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर होगा 2x, तो मैं केवल x लिख दूं तो ये x हो गया। और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं वैल्यू देखूं, ये वैल्यू आ गई आपकी जो इंटीग्रेशन x dx है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास सीधे सीधे क्या आ गई है L लेफ्ट साइड का। और अगर ये L आ गई है तो जरा देखिए यहाँ से अगर राइट साइड में देखें तो इसका मतलब A टू द पावर, सो A टू द पावर n इज इक्वल टू L होना चाहिए, और A ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, सो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका C हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। डायमेंशन ऑफ 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। हम जानते हैं यहाँ पर
कि 1/√μ0 इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज LT-1, है ना। और इस तरह से अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहाँ से, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर कर दिया, तो μ0ε0 और ये हो गया L2T-2, और इस तरह से सॉल्यूशन हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b बाई टी प्लस c। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जरा देखें यहाँ पर, तो v का डायमेंशन इज इक्वल टू a और t का डायमेंशन, तो a इज इक्वल टू हो गया, ये v हुआ LT-1 बाई t, और इस तरह से ये आया LT-2, ये तो v का डायमेंशन हो गया। और अगर मैं t प्लस c लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग c का डायमेंशन हो गया हमारे पास t, क्योंकि तभी एडअप होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही एडअप हो सकती है यहाँ पर। और नाउ, और अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि v इज इक्वल टू हमारे पास ये गिवन है, v इज इक्वल टू हम ये ले लेते हैं, v इज इक्वल टू b अपॉन t प्लस c है तो t ही लिख लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू vt, और v का डायमेंशन LT-1 है और ये t है, और इस तरह से ये आ गया आपका l। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये l हो गया हमारे पास, और इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया, a का डायमेंशन हमारे पास कितना LT-2, b का डायमेंशन l एंड c का डायमेंशन t। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर हमारा a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड आर एज सोन इन फिगर। अब जरा देखिए, OC वेक्टर का हम कंपोनेंट लेंगे तो OB के अलॉन्ग हो जाएगा OC cos 45, इसी तरह से OA वेक्टर का OB के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा OA cos 45। OC, OA और OB सभी R हैं, और इसलिए यहाँ पर अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है R प्लस C का भी कंपोनेंट, OC का भी कंपोनेंट इधर आया और इसका भी कंपोनेंट इधर, तो ये हो गया 2R cos 45। ठीक है, R यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो हो गया 1 प्लस 2, और cos 45 हो गया हमारे पास, cos 45 हो गया हमारे पास, यहाँ पर cos 45 हुआ हमारे पास 1/√2, और इस तरह से वैल्यू क्या आ गई, R ब्रैकेट में 1 प्लस √2। ठीक है, और इस तरह से फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, if the angle between the vectors A vector and B vector is theta, the value of the product of B vector cross A vector dot A vector। तो जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखा हुआ है B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया और A मैच हो रहा है यहाँ पर, और इसलिए ये वैल्यू कितनी हो गई प्रोडक्ट इसका 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, D। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है आपको 3i कैप प्लस 4k कैप, सॉरी 4k कैप गिवन है यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 4k कैप, ये हमें गिवन है, और ए का प्रोजेक्शन हमें y एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए along y मीन्स j कैप, और इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे
और इस तरह से ए वेक्टर डॉट जे कैप, और जे कैप देखेंगे तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 और के डॉट जे ऑलरेडी 0, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is initially at rest. It is subjected to a linear acceleration a, as shown in the figure. The maximum speed attained by the particle is। अब देखिए 80 ग्राफ गिवन है आपको, और 80 ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि dv बाई dv इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a dt, और a dt मतलब एरिया कितना हो गया 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 हम लेके चल रहे हैं, और इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई v फाइनल इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 55 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई 55 मीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। अ ब्लॉक इज मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. The ratio of Sn upon Sn plus 1 is। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल सेकंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। स्पेशल सेकंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग इन जनरल लिखते हैं एस टी एथ जो भी टाइम है, और वो हो गया आपका u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर एक्सीलरेशन ए लेते हैं तो यहाँ से इसी को यूटिलाइज करेंगे। हमारा Sn हो जाएगा u 0 है तो हाफ, और nth है 2n माइनस 1। एक इक्वेशन आपका ये मिल गया। और Sn प्लस 1 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2 ये इक्वलिटी है, डोंट कंफ्यूज। और यहाँ पर ये इक्वलिटी है 1/2, और n की जगह हमें n प्लस 1 लिखना है तो हो जाएगा 2n प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2n माइनस 1, और यहाँ से मिल जाएगा 2n प्लस 1। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। तो जरा देखिए बच्चों स्पीड क्या हो जाएगी, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। v वेक्टर हमारे पास हो गया u वेक्टर, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप और इंटू a हमारे पास गिवन है, और t है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये 4i कैप है, 4i कैप प्लस 3j कैप, और अगर हम एडअप कर लें तो हो गया 7i कैप प्लस 7j कैप। सो स्पीड क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7√2 यूनिट्स। और इस तरह से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0 start moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v is equal to alpha root x. The displacement of the particle varies with the time as। तो यहाँ पर velocity displacement equation आपको given है, तो v is equal to है alpha root x। v को हम लिख सकते हैं dx by dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हो जाएगा 1 बाई
रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर इंटीग्रेट कर दें तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x पावर -1/2 ऊपर गया है और हम इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो -1/2 + 1 करेंगे तो ऊपर हो गया रूट x और नीचे -1 + 1/2 तो 1/2 हो गया, तो ये आ गया 2। और राइट साइड की बात करें यहाँ पर, तो राइट साइड में इधर ये लिमिट हमारी 0 to x है और राइट साइड में अगर हम बात करें तो अल्फा टी आएगा यहाँ पर। अल्फा टी लिमिट यहाँ पर भी 0 से t है, ठीक है। और इस तरह से दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं, लिमिट रखा हमने, तो ये आ गया रूट x, या आप इस तरह से लिख सकते हैं रूट x इज इक्वल टू 1/2 अल्फा और t। स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर किया यहाँ पर तो x इज इक्वल टू हाफ, तो ये स्क्वायर किया तो 4 अल्फा टी स्क्वायर, दैट इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया C, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। अ बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दैट इज यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोट की गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, और रिवर की जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और ये है -3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। पूछा गया है आपसे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वेलोसिटी ऑफ बोट पूछी गई है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज VBR आपसे पूछा गया है। तो VBR वेक्टर इज इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VR वेक्टर, और इस तरह से अगर मैं सॉल्व करूं, वैल्यू पुट कर दूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 6i कैप प्लस 8j कैप, और इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ, ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ट्रेन किधर मूव कर रही है हमारी 150 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की वेलोसिटी आ गई हमारे पास, और पैरोट कह रहा है कि जब पैरोट फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, पैरोट की स्पीड को VP यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस तरह से टाइम कितना लगेगा, 150 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और यहाँ पर स्पीड है रिलेटिव आपकी 15 इज इक्वल टू हो गया 10 सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पर 10 सेकंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। A man of the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per minute in still water want to swim across the river in the shortest time। shortest time में के लिए यहाँ पर ये जरा देखिए डायरेक्शन, यहाँ पर ये आपका नॉर्थ है, और ये साउथ, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट, ये मान लीजिए साउथ बैंक है ये वाला, और ये नॉर्थ बैंक है, ठीक है। और
मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपको गिवन है, कितनी है यहाँ पर 5 मीटर पर मिनट फ्लोइंग, रिवर इज फ्लोइंग जो है फ्रॉम वेस्ट, रिवर वेस्ट के डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट रिवर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये रिवर करंट है और ये गिवन है आपको 5, ठीक है 5 मीटर पर मिनट, ठीक है पर मिनट गिवन है आपको, और ये 10 मीटर पर मिनट गिवन है VBR, ये गिवन है आपको 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा, और यहाँ पर टाइम टू क्रॉस द रिवर मान लेते हैं विड्थ जो है इसकी W है, अगर विड्थ W है तो टाइम क्या हो जाएगा W अपॉन VB, ठीक है ना, W अपॉन VB, और VB निकालेंगे VBR वेक्टर माइनस VB, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, मैं इधर समझा देता हूँ आपको, VB वेक्टर इज इक्वल टू VBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर हो जाएगा। और इस तरह से अगर y डायरेक्शन में इसकी बात करें तो VBY हो जाएगा VBR cos थीटा, और इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में 0, तो यहाँ पर VBY कंपोनेंट, तो T इज इक्वल टू आ गया हमारे पास W अपॉन VBR cos थीटा। टू क्रॉस द शॉर्टेस्ट टाइम दैट इज T मिनिमा की अगर हम बात करें तो T मिनिमा के लिए cos की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो फॉर T मिनिमा cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अगर एंगल में थीटा यहाँ पर ले लें तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए W अपॉन VBR cos थीटा आ गया, ये cos थीटा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये 0 हुआ, तो साउथ टू नॉर्थ यानी ड्यू नॉर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज द मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटीज इज। चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम की बात हो रही है, एक की वेलोसिटी मान लिया मैंने v1 वेक्टर और दूसरी की वेलोसिटी v2 वेक्टर मान लिया, और मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम के केस में यहाँ पर मैं रिलेटिव वेलोसिटी चूँकि निकाल रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब जरा देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2, और वैसे अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच के एंगल अगर थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास v1 प्लस v2, और यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम एडअप कर दें तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, चूँकि v1 माइनस v2 है इसलिए अगर एंगल मैंने इनके बीच थीटा लिया है तो ये हो जाएगा 2v1 v2 cos थीटा। दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 आएगा, उधर से भी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अब जरा देखिए यहाँ से, और इस तरह से ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू -1 जो कि वैल्यू होती है cos पाई की, और इसलिए करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई। और वैसे भी मैक्सिमम वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी तभी होगी जब एंगल पाई हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। दो स्टेशन के बीच में अगर कैरियर्स की बात करें तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो कैरियर्स है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन को अगर देखें यहाँ पर स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन द हिटिंग द ग्राउंड, तो जो ग्राउंड से बॉल जब हिट करेगी तो उतनी डिस्टेंस कवर नहीं होगी और इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो जो है स्पिनिंग जो बॉल है उसके कंपेरेबल है। तो हम यहाँ पर बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली टम्बलिंग बीकर दैट हैज दिस स्लिप ऑफ द एज ऑफ ए टेबल, तो इसको भी हम जो टेबल की हाइट है वो बहुत कम है और इसलिए जो है यहाँ पर भी जो हाइट है वो जो है बीकर के कंपेरेबल है, इसलिए बीकर को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं और इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। रेन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है और विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर्स, ये 3 किलोमीटर पर आवर के डायरेक्शन से, और मैन 4 किलोमीटर पर आवर के डायरेक्शन से यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ये Vm आपको गिवन है, रिलेटिव स्पीड चाहिए तो रिलेटिव स्पीड हो गई VRM वेक्टर इज इक्वल टू VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। माइनस VM वेक्टर इधर हो जाएगा तो देखिए VR वेक्टर और माइनस VM वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और इसलिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। cos 90 0 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो T1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2u sin थीटा बाई जी और T2 हो गया हमारे पास 2u cos थीटा बाई जी। दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो T1 T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4, लेकिन हम 2 ही लिखेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर को बाहर रख लें 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। एक जी को बाहर रखे और एक जी यहाँ पर रखा। ये वाली जो वैल्यू है ये वाली ये r के बराबर हो गई और इसलिए T1 T2 इज इक्वल टू हो गया 2 बाई जी और r। तो आप बोल सकते हैं T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज और करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो जो है कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पर अगर इधर ये कंपोनेंट आ गया v cos 45 और इधर कंपोनेंट है v sin 45, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर बात करें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मान लीजिए ये वेलोसिटी हमारे पास v डैश है तो v डैश y की वैल्यू 0 हो जाएगी और v डैश केवल x कंपोनेंट रहेगा जो कि चेंज नहीं होता और ये लिखा जाएगा v cos 45। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E गिवन है तो E इज इक्वल टू है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। और अगर मैं E डैश की बात करूं, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, E डैश कितना हो जाएगा फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड ये है तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2 और ये हमारे पास E है जो कि ऑलरेडी गिवन है तो E डैश इज इक्वल टू हो जाएगा E/2 और करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया C। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट A इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट B। तो आप जानते हो कि प्रोजेक्टाइल का मोशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट सेम लेवल पर स्पीड यहाँ पर सेम हो जाएगी, बट यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट इधर तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो केवल जो है यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो जाएगी
हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा 2i कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया हमारे पास बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जरा देख लीजिए। A body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height the angle of projection from the horizontal is। तो हम जानते हैं यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है r इज इक्वल टू 3h, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बट वी नो दैट r बाई एच इज इक्वल टू होता है 4 cot थीटा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर इन दोनों से रिलेट करें तो 4 cot थीटा इज इक्वल टू हो गया 3, और इस तरह से ये आ गया cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, दैट इज cot 53 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 53 डिग्री, और करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 24। स्टेटमेंट 1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, एक्सेलरेशन इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इन प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, दो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए देखिए जरा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस स्टेटमेंट 1, बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। कंटेनर कंटेन्स 35 kg वाटर, 0.2 kg वाटर लीक्स हो गया, यहाँ से लीक आउट होने पर रिमेनिंग जो वाटर बचा वो कितना हुआ, रिमेनिंग यहाँ पर जो वाटर की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 35 माइनस 0.2 kg, दैट इज 34.8 kg, ये आ गया। बट इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्ट है लीस्ट डेसिमल डिजिट, तो इसमें डेसिमल डिजिट 0 और इसमें कितना है 1, इसमें डेसिमल डिजिट 1 है और इसमें 0, तो रिजल्ट में 0 डेसिमल डिजिट होना चाहिए, इसलिए राउंड अप करेंगे और राउंड अप किया तो ये हो गया 5 से अबव है तो 1 ऐड हो जाएगा, हो गया 35 kg। दिस इज द फाइनल आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस I ये है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको 97.52, और आपका करंट गिवन है आपको इतना जो है वोल्ट है, करंट गिवन है आपको 2.54 एम्पियर, और हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो R इज इक्वल टू V/I हुआ, यहाँ से V/I डिवाइड कर देंगे 97.52 डिवाइडेड बाई 97.52 डिवाइडेड बाई 2.54 अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 38.397, ठीक है, ऑलरेडी ये गिवन है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा देखिए हमारे पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का केस है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वोल्टेज में गिवन है कितना, पोटेंशियल में 4 है और जो है करंट में 3 है, और इस तरह लीस्ट जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा आंसर होगा, और इसलिए R की वैल्यू जो ली जाएगी तो 3 लेना है हमें मुझे, तो यहाँ से इसको राउंड अप कर देंगे तो हो जाएगा 38.4, तो फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 38.4, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं 3 और इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं 4, तो रिजल्ट में कितने रहेंगे 3, और इसलिए डिवाइड करें तो 3 रहेंगे, तो इसमें 2 है, इसमें 20 ही आने वाला है, तो 3 इसमें है डी में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया है आपका डी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो परसेंटेज एरर की अगर हम बात करें डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, और इस तरह से x में परसेंटेज एरर 1 का गिवन है तो 2 इंटू 1
तो ये 2 हो गया, प्लस y में ऑलरेडी 2% है तो टोटल हो गया 4% का एरर आ गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। 2 सेंटीमीटर ऑन अ मीन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 MSD इज इक्वल टू 2/20 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। 1 MSD की वैल्यू गिवन है आपको, और साथ में गिवन है कि 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो 20 गिवन है, 20 VSD गिवन है हमारे पास 16 MSD के, और इसलिए लीस्ट काउंट हो गया हमारे पास MSD माइनस VSD। तो MSD माइनस VSD अगर लिखें तो MSD ये 1 माइनस VSD हो गया ये 16/20 MSD के बराबर। ठीक है, और इस तरह से अगर इसको सॉल्व करें तो 20 माइनस 16 दैट इज 4/20 इंटू MSD। MSD कितना है? 0.1, और ये हो गया आपका 5, और ये वैल्यू आ गई आपकी अप्रॉक्सीमेटली, ये यहाँ पर 16 ये था हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास कितना आया? 20, ये 20 नीचे 16 और ये 5, तो ये आया हमारे पास 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम डायमेंशन। तो टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम है। टॉर्क हमारे पास R क्रॉस F लिखेंगे तो ml² t - 2 हो जाएगा, और वर्क का भी ml² t - 2 है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये डायमेंशनलेस नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, इसका डायमेंशन हो जाएगा LT - 1। रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडिया अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस तरह से ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको डायमेंशनलेस। और इसलिए करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 1 वाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1 वाट आवर क्या हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 1 वाट आवर। सीधे सीधे ये तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल है ना, 3600 जूल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। लीप ईयर टाइम की यूनिट है, ये भी टाइम की यूनिट है, ये पैरालैक्टिक सेकंड टाइम की यूनिट नहीं है, यही करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। द वेलोसिटी ऑफ रिपल्स ऑफ वाटर सरफेस डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ लैम्डा डेंसिटी दिस। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी गिवन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा d डेंसिटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर्बिट्रेरी पावर यहाँ पर चूज कर लेते हैं। दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं, तो इधर हो गया LT - 1, और राइट साइड में हो गया हमारे पास यहाँ पर लैम्डा है, लेंथ हो गया LA, और ये डेंसिटी है, डेंसिटी हो गया ml - 3, और ये B, और ये हो गया आपका LT - 2 और डायमेंशन C। ठीक है ना, दोनों तरफ के डायमेंशन काउंट कर लीजिए। इधर m तो 0 है, L 1 है और T 1 है। राइट साइड में जरा देखिए, यहाँ पर m का डायमेंशन क्या हो जाएगा? B, m का डायमेंशन B, L का डायमेंशन यहाँ से A मिल गया, और यहाँ से 3B मिल गया,
और यहाँ से c मिल गया। और टाइम का डायमेंशन बात करें तो टाइम का डायमेंशन हो गया 2c। अब जरा देखिए इक्वेट करिए तो b इज इक्वल टू 0 हो गया इक्वेट करने पर, और -2c इज इक्वल टू -1, दैट इज c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/2। c का डायमेंशन हमारे पास आ गया 1/2 और b का 0 है। और इस तरह से यहाँ पर a माइनस 3b प्लस c, ये l के लिए है, l का डायमेंशन यहाँ पर ये 1 है, और इसमें हमारे पास c मालूम हो चुका है, a चाहिए हमें, तो ये 0 हुआ। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से ये प्लस का ही लिखा है फॉर्मूले में हमारे पास ये, तो यहाँ से a माइनस 3b प्लस c है तो 1 माइनस a लिखा जाएगा, 1 माइनस a। और इस तरह से ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, a की यहाँ पर वैल्यू, c ऑलरेडी गिवन है, c की वैल्यू सॉरी गिवन थी, a की चाहिए थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास c। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, ये भी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। और इस तरह से इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रख दें, b 0 है तो v इज इक्वल टू या v इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लैम्डा पावर 1/2, और b 0 है g पावर 1/2, दैट इज हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा g। और इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, पास्कल होती है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMJ and G represents energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. Then the dimension of EJ square, हमें किसका डायमेंशन चाहिए, EJ स्क्वायर अपॉन m पावर 5 G स्क्वायर। चलिए E का मतलब हो गया एनर्जी mL2T-2 और साथ में J एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम से ही यहाँ पर r इंटू पी कर देंगे, और ये हो जाएगा ml स्क्वायर T-1 एंगुलर मोमेंटम आ गया, और ये हमारे पास एनर्जी हो गया, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया हमने, और यहाँ पर नीचे है हमारे पास m पावर 5, तो ये m5 हो गया। और g की बात करें तो g का हो गया m-1 L3T-2 और ये पावर 2 है। और इस तरह से अगर सॉल्व करें, यहाँ से m1 और यहाँ से m2, तो ये हो गया न्यूमरेटर में m का डायमेंशन 3 है, यहाँ पर 2 और ये 4, तो l का डायमेंशन 6 हो गया। टाइम के डायमेंशन की बात करें, ये -2 और ये भी -2, तो ये हो गया -4। अब जरा डिनोमिनेटर की अगर हम बात कर लें तो m5 और ये -2 यहाँ से आ जाएगा, तो m3, और l की बात करें, यहाँ पर l का डायमेंशन 3 2 जा 6, तो l का डायमेंशन 6 है। टाइम का डायमेंशन की बात करें t-4, और इस तरह से आप देख रहे हैं फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, m0 यानी m0 l0 और t0। और हमारे पास जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऐसी कौन सी है, एंगल, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, 2 balls of equal masses are thrown upwards along the same vertical line at an interval of 2 seconds with the same initial velocity of 40 meter per second, then these collide at a height of, चलो देखिए सेम लाइन पर, यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर दो बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अगर 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी अगर देखेंगे g की वैल्यू 10 है, ये 10 है, तो पहली वाली जो बॉल है, फर्स्ट बॉल के लिए
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है यहाँ पर u बाई जी की बात करें, वैसे दोनों सेम वेलोसिटी से ही यहाँ पर थ्रो की जा रही हैं, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। u है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकंड हो गया, कितना 4 सेकंड। अच्छा अटेंड हाइट की अगर बात करें तो अटेंड हाइट कितनी हो जाएगी u स्क्वायर बाई 2g, और u की वैल्यू 40 है तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 है तो ये आ गया हमारे पास 80 मीटर। तो ये पूरी हाइट 80 मीटर है और टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकंड लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 सेकंड बाद सेकंड बॉल प्रोजेक्ट की गई, तो मान लीजिए 2 सेकंड बाद जो सेकंड बॉल है वो यहाँ पर पहुँच गई और फर्स्ट बॉल टॉप पर पहुँच गई, ठीक है, क्योंकि 4 सेकंड में पहुँच जाना है। तो ये कब कोलाइड करेंगे, ये इधर से चलेगी और ये इधर से चलेगी सेकंड बॉल, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं कोलिजन हो जाएगा। तो ये वाला टाइम तो 2 सेकंड ऑलरेडी निकल चुका है, ये बचा 2 सेकंड, तो 1 सेकंड ये चली और 1 सेकंड ये चली। अच्छा 1 सेकंड में ये वाली बॉल कितना चलेगी और यहाँ जाके कोलिजन हो गया, तो 1 सेकंड में चूंकि ऊपर से जो बॉल चल रही है तो 1 सेकंड में वो कितनी हाइट ट्रेवल करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो ट्रेवल करेगी हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ जी और ये 1, तो ये आ गया आपका 5 मीटर। अब जरा ध्यान दीजिए ये आ गया है 5 मीटर और टोटल हाइट कितनी थी 80 मीटर। इसका मतलब जो ग्राउंड से जिस हाइट पर कोलिजन होगा वो हो जाएगा h माइनस h1 इज इक्वल टू 80 माइनस 5 इज इक्वल टू 75 मीटर पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने में t सेकंड ले रहा है, यहाँ पर इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो यहाँ से हाइट h अगर हमें गिवन है तो h इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। t क्या है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है। चलिए व्हेन t बाई 2 सेकंड में क्वेश्चन है यहाँ पर टू रीच द ग्राउंड वेयर इज द बॉल एट द टाइम t बाई 2 सेकंड, तो t बाई 2 सेकंड पर बॉल कहाँ पर होगी, ये हाइट गिवन है, मान लीजिए यहाँ पर होगी t बाई 2 सेकंड पर, तो t बाई 2 सेकंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो ये पता कर लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और इस हाइट को पता करने के लिए हमने फिर से यही फार्मूला रिपीट कर दिया, तो हो गया हाफ जी t बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर और बाई 4, तो 4 को हम यहाँ पर ही लिख दें, तो ये कितना आ गया हमारे पास h बाई 4, ठीक है। और h बाई 4 हो गया, तो ग्राउंड से ये हाइट हमारी कितनी आ गई h बाई 4, तो ग्राउंड से हाइट कितनी होगी ये आप खुद ही देख लीजिए, h माइनस h बाई 4 इज इक्वल टू 3h बाई 4, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास 3h बाई 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। A ball is thrown vertically upwards from the top of a tower of height h with velocity v. The ball strikes the ground after. चलिए ये बॉल है हमारी किसी टावर से, इसको थ्रो कर दिया गया है, कितनी वेलोसिटी से v वेलोसिटी से। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस h इज इक्वल टू, तो बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर टाइम चाहिए, h इज इक्वल टू vt माइनस, अब vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस हो गया माइनस vt माइनस एच इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और इस तरह से सीधराचार इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी मतलब v प्लस माइनस,
और फिर क्या है यहाँ पर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया वी स्क्वायर माइनस और माइनस फार्मूले का 2ac ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2a की जगह है हमारे पास g/2। ठीक है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे लिखना था तो 4 ये हुआ, ये 4a g/2 इंटू c हमारे पास कितना है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac और c हमारे पास h है अपॉन 2a और a की वैल्यू हमारे पास g/2 है। अब जरा देखिए 2 से 2 कैंसिल, अगर ये रिजल्ट लिखें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v/g, पार्शियली डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर v/g और ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं 2 से ये 2 रह जाएगा तो वी स्क्वायर बाहर आएगा तो ये भी v/g हो जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर इसमें रह जाएगा हमारे पास ये वी स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, ये बाहर हमने वी स्क्वायर कॉमन लिया, ये v/g ये वी स्क्वायर यहाँ से बाहर आया है और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस ये 2gh डिवाइडेड बाई यहाँ पर इसके नीचे वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये रूट के अंदर ही वी स्क्वायर है क्योंकि यहीं पर वी स्क्वायर हमने कॉमन लिया है और अब जो है यहाँ पर v/g अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1, यहाँ पर v/g हमारे पास कॉमन आ चुका है, v/g 1 प्लस माइनस यहाँ से देखिए ये कहानी इसकी ख़त्म हो गई 1 प्लस 2gh/v स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो v स्क्वायर है केवल इसके नीचे है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये केवल इसके नीचे है v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर ये v स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन हो नहीं सकता, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, टाइम नेगेटिव होता नहीं है तो फाइनल आंसर हो जाएगा v/g 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2gh/v स्क्वायर और करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, डी डिस्प्लेसमेंट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इज कंसीडर्ड एज द केस ऑफ। अब देखिए पहला वाला देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा वेलोसिटी के, तो ए आर के साथ रिलेट है, ए आर के साथ। और जरा देखिए सेकंड एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा होगी यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो बी हमारा पी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, बी किसी में पी के साथ है नहीं, ऐसा किसी में नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन नल वेक्टर सच दैट। अच्छा यहाँ पर जरा देखिए ए प्लस बी नल वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, मॉड लगा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसी को, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर में अगर लिखें a प्लस बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मान लीजिए a और b के बीच का एंगल थीटा लिया है तो कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस या होल स्क्वायर लिख देते, वैसे भी वेक्टर फॉर्म में है इसलिए मैंने एंगल की बात की कि ए और बी के बीच का मान लीजिए एंगल इतना है तो ठीक है, वैसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2ab मतलब 4ab है ना, और कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जरा देख लीजिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये आपका कैंसिल आउट हुआ है और इधर हो गया आपका बी स्क्वायर ये है
और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 AB cos थीटा इज इक्वल टू और 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3b स्क्वायर। ये आया आपका, b से ये पावर कैंसल आउट हो गई तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, और 3 से ये 2 आ गया तो b/2a। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो सकती है cos थीटा की वैल्यू, यहाँ पर अगर देखें नॉन जीरो होने के केस में तो ये 1 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर आर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ हमें क्या चाहिए, a/b की वैल्यू, तो a/b, ठीक है, a/b यहाँ से b/a, तो a/b की बात हम कर रहे हैं यहाँ से 3b/2 6 ये लिख चुके हैं हम, b/2a इज ग्रेटर इज इक्वल टू 1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू इज a/b इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। जरा देख लीजिए यहाँ से 1/2 सॉरी, तो यहाँ से a/b ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो cos थीटा यहाँ पर देखिए लेट a b नल वेक्टर है, हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। a और b की बात यहाँ पर करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर हम इसकी बात करें स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4ab cos थीटा। ठीक है, और इस तरह से अगर यहाँ पर देखें ये 4 ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4ab cos थीटा इधर आ गया तो 6ab cos थीटा, b स्क्वायर उधर गया तो 3b स्क्वायर हो गया। अब जो है यहाँ पर cos थीटा लिखा हुआ है, b/cos थीटा इज इक्वल टू b/2a आ गया। नॉन जीरो होने के लिए इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन, यहाँ पर ये cos थीटा की वैल्यू हम अगर लिखें यहाँ से कि cos थीटा की वैल्यू या 1 से के आसपास होगी, यहाँ से लेस आर इक्वल टू 1 लिखना था यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये वैल्यू क्या होगी, लेस आर इज इक्वल टू 1, तो लेस आर इज इक्वल टू ये 1 हो गई। तो a/b की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर आर इज इक्वल टू 1/2। और अगर ये ऐसा हो गया इसका मतलब a/b की वैल्यू या तो 1 होगी यहाँ पर, यानी 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो या तो इसमें 1 हो सकता है क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 1/2 से ज़्यादा हो। 1/4 भी 1/2 से कम है, 1/8 भी कम है, 1/16 भी कम है, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42। अ कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड ड्यू नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। तो कार यहाँ पर ये 50 मीटर पर सेकेंड की 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये गिवन है कार की। नॉर्थ डायरेक्शन में ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, when it turns to left। अब लेफ्ट डायरेक्शन में अगर टर्न होना है तो लेफ्ट डायरेक्शन तो ये है, इस डायरेक्शन में टर्न हो गया। ठीक है, तो फिर टर्न टू लेफ्ट इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर टर्निंग द चेंज इन द वेलोसिटी। तो ये v फाइनल वेलोसिटी आपकी आ गई, कितनी है, 50 ही किलोमीटर पर आवर है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, v इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। तो इनिशियल का डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ये v फाइनल है और इनिशियल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज साउथ डायरेक्शन में लिखेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो है डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हमारा क्या है, वेस्ट है, और ये डायरेक्शन हमारे क्या है, साउथ। तो फाइनल आंसर हमारा जो है साउथ वेस्ट हो गया। और अच्छा 50 तो ये हो गया 50√2। तो हमारे पास जो चेंज इन स्पीड वेलोसिटी आई, चेंज इन वेलोसिटी हो गई हमारे पास कितनी, 50√2 और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
particle is projected at 60 degree to the horizontal with kinetic energy k. The kinetic energy at the highest point is, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी प्रोजेक्शन के समय? काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हाफ ई स्क्वायर, और अगर आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है इसको तो ये एंगल 60 डिग्री गिवन है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो केवल जो है ये वाला कंपोनेंट ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं Ks इज इक्वल टू, तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर cos स्क्वायर 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये हो जाएगा k/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट जस्ट क्रॉसेस द टॉप ऑफ टू पोल्स। तो जरा देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल गिवन है, ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है ना। ये 1 सेकंड में इस पोल को क्रॉस कर रहा है और दूसरे पोल को जिसकी हाइट सेम है 3 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अंडर ग्रेविटी कंडीशन सेम है, एक्सीलरेशन सेम है, और इसलिए जितना समय किसी हाइट को अटेन करने में लगेगा उतना ही समय वापस आने में भी लगता है। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर ये इन दोनों समय का प्लस हो गया, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t1 प्लस t2 दैट इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। और ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, followed again by 5 step forward and 3 step backward and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. How long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start? टोटल जो है यहाँ पर 13 मीटर की डिस्टेंस दिया हुआ है और 5 स्टेप जो है ड्रंकर्ड जो है वो आगे बढ़ता है और 3 स्टेप पीछे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 स्टेप में जो ड्रंकर्ड है वो जो है 2 स्टेप ही आगे बढ़ता है। 2 स्टेप का मतलब 2 मीटर आगे बढ़ा और टाइम कितना लगा 8 सेकंड। लास्ट के चूंकि यहाँ पर जो है ऑड इंटीजर है 13 मीटर, तो लास्ट का 5 स्टेप निकाल दें तो बचा हमारे पास 8 स्टेप यानी 8 मीटर, और 8 मीटर का मतलब है 8 स्टेप में 2 मीटर, तो 8 मीटर बढ़ने के लिए कितना हो गया यहाँ पर 8 स्टेप, तो ये इसमें बढ़ेगा 2 मीटर और 8 मीटर में इस तरह के 4 ले लेंगे तो 32 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 8 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 32 स्टेप लेने पड़े, ठीक है ना। 32 स्टेप का मतलब कितना हो गया 32 मीटर डिस्टेंस कवर की, और 1 मीटर के लिए 1 सेकंड दैट इज कितना 32 सेकंड यहाँ पर ये चला। लास्ट के 5 स्टेप जैसे ही लेगा 13 मीटर हो जाएगा और जो ड्रंकर्ड है वो जो है गिर जाएगा गड्ढे में, और इस तरह से 5 स्टेप का मतलब है 5 सेकंड। तो टोटल जो टाइम है वो हो गया 32 प्लस 5 इज इक्वल टू 33 सेकंड, तो 37 सेकंड, तो 37 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।